हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 27 अगस्त 2021 के, जिसमें आप दो बेस्ट इमेजेस यहां पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपने वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करें ताकि 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकें। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है। आप इवन चेक करेंगे मेरे कहने से तो आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 90 से 95% तक वो करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा जो आपको अपने एग्जाम के अंदर मिलेगा। लेकिन हम ये करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे? डेली करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। 3 सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर होगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होगा और एक क्विज भी मिलेगा जो कि आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। वीकली करंट अफेयर होगा जिसमें आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में और क्विज होगा जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली करंट अफेयर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर होगा, उसमें क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी करंट अफेयर मिलेगा। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स मिल जाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में और एक पॉकेट पीडीएफ मिलेगी, मतलब 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिलेगा ताकि जल्दी जल्दी में आप करंट अफेयर को रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। लेकिन आपकी प्रेपरेशन को और बेहतर करने के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी वो आपको एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। तो किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने के लिए इसका यूज करें। और अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, बैंकिंग का एग्जाम देंगे तो आपको 3 चीजें मिलेंगी। एक तो डिटेल, दूसरा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर केवल बैंकिंग एंड इकोनॉमी सेक्शन का, और एक होगा क्विज सेक्शन जो कि आप हर महीने आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर दे सकते हो और इसमें भी केवल बैंकिंग और इकोनॉमी के क्वेश्चन ही होंगे। और दोस्तों एग्जाम पीडीएफ आपको मिलेगी, मतलब जितना भी 2021 का करंट अफेयर है, जितना भी अभी तक हुआ है, तो वो सारा एक ही पीडीएफ के अंदर रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज करें। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में आपको मिलेगा, लेकिन साथ में हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताएंगे जो एग्जामिनर यहाँ से बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट करंट अफेयर की जरूरत होगी आपको, तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल रही हैं। इसके लिए कोई अलग अलग आपने कोई परचेज नहीं करना, अलग अलग पैसे नहीं देने। लेकिन आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। मतलब दोनों का प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार जो है वो करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रेपरेशन, तो 2 साल का करंट अफेयर बाय करें क्योंकि 1 साल और 2 साल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस के अंदर। और 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल ही जाएगा ASH10 अगर आप कोड यूज करोगे। और दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी के ऊपर और साथ ही साथ इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 27 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार सारे बच्चों ने जो भी वीडियो को देख रहे हैं और जो भी वीडियो को देखेंगे वो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार इसको देख रहे हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का एक टूर्नामेंट जिसका नाम है चेच इंटरनेशनल ओपन 2021, मतलब पता लग रहा है कि ये चेच रिपब्लिक में हुआ है। लेकिन ये टूर्नामेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? टेबल टेनिस से रिलेटेड है। सारे ही प्लेयर टेबल टेनिस के हैं। तो ये टूर्नामेंट किसने जीता है ये बताना है आपने। और दोस्तों ये टूर्नामेंट जीता है जी साथियान ने, जो कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो आपने याद रखना है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की तरफ से ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और ये तीसरी बार हुआ है कि कोई टाइटल जो है वो जी साथियान ने जीता है। तो आप देख सकते हो जी साथियान का ये तीसरा टाइटल है, लेकिन ये बहुत लंबे गैप के बाद आया, 4 साल के बाद ये आया है। क्योंकि आपको पता है यार 2020 में टूर्नामेंट हुए नहीं है, कोविड-19 के कारण 2021 भी आधा टूर्नामेंट नहीं हुए हैं, तो जिसके कारण 2 साल तो ऐसे निकल गए। लेकिन 2017 में इन्होंने स्पेनिश ओपन जीता था और 2016 में बेल्जियम ओपन भी जीता था। अब तीसरा जो है वो इन्होंने चेच ओपन भी जीत लिया है, मतलब चेच इंटरनेशनल ओपन भी जीत लिया है। और आपने एक बात और याद रखनी है इसके अंदर कि ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है, उसी के नाम से आपने ध्यान में रखना है। ये टूर्नामेंट जो है वो चेच रिपब्लिक में हुआ है। कहाँ पे? चेच रिपब्लिक के अंदर। और पूरे टूर्नामेंट के अंदर जी साथियान का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। इन्होंने कोई भी सिंगल मैच भी नहीं हारा पूरे टूर्नामेंट के अंदर, मतलब इतना ज्यादा अच्छा जो है इस गेम के अंदर खेले हैं वो।
लेकिन रिसेंटली एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही और हमने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर किया था कि मनिका बत्रा और जी साथियान दोनों ने मिक्स्ड डबल टूर्नामेंट को जीता है। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर 2021 का टाइटल जो है उन्होंने जीत लिया है, जो कि कहाँ पे आयोजन हुआ था, जिसका बुदापेस्ट हंगरी के अंदर। और ये ऐसे पहले इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता, मतलब वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टाइटल को जीता, क्योंकि ये पहली बार ही ऑर्गेनाइज किया गया 2021 में। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें कवर कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन आइडल 2021 के जो विनर हैं, मतलब आप कह सकते हो जो सीजन 12 के विनर हैं, पवनदीप राजन जी, वो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं स्टेट के आर्ट, टूरिज्म और कल्चर को प्रमोट करने के लिए। आपने बताना है मैं कौन सी स्टेट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कौन सी स्टेट की, उत्तराखंड की। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे पास वो हैं पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने यह अनाउंसमेंट की है कि पवनदीप राजन, जिन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है इंडियन आइडल 12 सीजन जीत के, तो उसके बाद जो है वो उनको अपॉइंट किया गया, उत्तराखंड का आर्ट, टूरिज्म और कल्चर के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। और मात्र अगर आप देखोगे ये 23 साल के हैं और कौन सी एरिया से बिलोंग करते हैं, ये चंपावत से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? चंपावत से बिलोंग करते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के गवर्नर आपको पता ही है, बेबी रानी मौर्य। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। एक आपको मिलेगा गोविंद पशु नेशनल पार्क, एक मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये पूरे इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है दोस्तों जिम कॉर्बेट। राजा जी नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, नंदा देवी मिल जाएगा। नंदा देवी जो है वो बेसिकली एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे मिलेगा। गंगोत्री नेशनल पार्क भी मिल जाएगा, गंगोत्री जहां से गंगा स्टार्ट होती है। तो गोविंद, गोविंद पशु विहार, जिम कॉर्बेट, राजा जी, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये यहीं पे हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट के ऊपर आते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। ये तीनों काम करोगे तो मोटिवेशन मिलता है। और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो पहला है कि एक 100 दिन का कैंपेन चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, ताकि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस जो है वो विलेजेस को मिल सके पूरी कंट्री के अंदर। तो इसमें खास बात क्या है कि ये ओपन डेफिकेशन फ्री, पहले तो ये चलाया गया था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। तो इसके अंदर था कि हमने जितने भी विलेजेस हैं उनमें कोई भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें टॉयलेट ना हो। लेकिन अब इन्होंने प्लस साथ में लगा दिए। इस प्लस का मतलब है कि साथ में हमने सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी क्या करना है, काम करना है। तो ये दोनों चीजों को अगर ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस, सारे विलेजेस को दिलाना है। और इस कैंपेन का नाम क्या है? सुजलम। तो याद रखना है, सुजलम मतलब, सु मतलब आप कह सकते हो बेहतर या अच्छा, जलम मतलब पानी। तो मतलब ये सारी चीजें जो है वो सुजलम कैंपेन के तहत प्रमोट की जाएंगी। तो इसमें 100 दिन का ये कैंपेन जो है वो चलाया गया है, जिसमें हमने ओपन डेफिकेशन फ्री को सस्टेन करना है। जो भी हमने बनाया है उसको हमने सस्टेन करके रखना है। 1 मिलियन सॉक पिट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो हैं वो विलेज के अंदर की जाएंगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से सॉक पिट्स जो हैं वो आप कह सकते हो मिट्टी के जो गड्ढे हैं वो बनाए जाएंगे। पानी को कंजर्व करने के लिए टॉयलेट्स की रेट्रोफिटिंग की जाएगी, पुराने तरीके से इसको बनाया जाएगा। और नए हाउस होल्ड्स में जो है वो टॉयलेट की एसेसिबिलिटी बन सके। तो इस तरह से सिस्टम को जो है वो क्या किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा। और हर नए हाउस होल्ड को टॉयलेट की एसेसिबिलिटी मिले, यही जो है वो लक्ष्य है। लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आप कह सकते हो एजुकेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा उनको सारी चीज़ें। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर भी जोर दिया जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। गाँव के लोगों को एक जगह पे बिठा के उनसे कंसल्ट किया जाएगा, उन खुली बैठक्स की जाएंगी ताकि लोगों को नॉलेज मिल सके। ग्राम सभा मीटिंग्स की जाएंगी जिसमें सारे 18 साल से ऊपर जितने भी लोग होते हैं गांव के, वो सारे आके बैठते हैं और उसमें देखा जाता है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और इसमें जो है वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर बॉडीज, ताकि पानी को कंजर्व करके रखा जा सके और वाटर बॉडीज जो पुरानी हैं उनको किसी ना किसी तरह से रिवाइव किया जा सके, दोबारा से हम वहां पे ये बॉडीज को बना सकें। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है वो दोस्तों फेज 2 इसका स्टार्ट हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने स्टार्ट किया। टाइमलाइन आपने याद रखना है 2020-21 से लेकर 2024-25 ये टाइम है दोस्तों इसका, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका दूसरा जो फेज है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का। और इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, दो चीजें हैं इसमें। एक तो टॉयलेट्स जो बन गई हैं उसके ऊपर हमने सस्टेन रखना है, मतलब वो खराब नहीं करनी, उसको यूज करना है हमने अच्छे तरीके से। और एक है हमारे पास सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, तो यूनियन मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है दोस्तों? जोधपुर। जोधपुर कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच कंट्री विल होस्ट 6th इप्सा या IBSA समिट इन सितंबर 2021?
अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी जानते तो हम अभी जान लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों 3 कंट्री से मिला के बनी हुई है। एक तो इसके अंदर इंडिया होगा, एक ब्राजील होगा और एक कौन सा होगा, साउथ अफ्रीका होगा। तो ये 3 कंट्रीज के मेल को ही हम क्या कहते हैं, इप्सा समिट। जैसे ब्रिक्स 5 कंट्री का मेल है, ऐसे इप्सा 3 कंट्रीज का मेल है। लेकिन ये होस्ट कौन कर रहा है, क्योंकि 2021 की चेयरमैनशिप जो है वो इंडिया के पास है, तो इसका मतलब ये कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। दोस्तों ये 5 सितंबर को मीटिंग होगी, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होगी, लेकिन इंडिया ने इसको होस्ट करना है। और रिसेंटली इसकी प्री मीटिंग हुई है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन तीनों कंट्री के जो है वो आपस में मिले और इस मीटिंग को आगे बढ़ाया। और इसमें मेन लक्ष्य यही रखा है तीनों कंट्रीज ने कि हमने चाइना को काउंटर बैलेंस करना है। खास करके जो पानी है हमारा, लाइक इंडियन ओशन रीजन है आप कह सकते हो, उसमें चाइना के प्रभाव को कम करना है, क्योंकि इसी के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। और इंडिया के पास चेयरमैनशिप है, याद रखना है। और इसकी थीम क्या है, डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट। मतलब इसी तरह से हमने जो है वो पूरे लोगों को डेमोक्रेसी प्रोवाइड करनी है और हम डेवलपमेंट की ओर जो है वो बढ़ सकते हैं। तो जो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे हैं, अजीत डोवल जी, आप यहाँ पे देख सकते हो बैठे हुए हैं बिल्कुल बीच में, तो ये अध्यक्षता कर रहे हैं इस मीटिंग की। तो उन्होंने स्पेशली फोकस किया, वो कहते हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। और चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, वो अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश करता रहता है मैरीटाइम रीजन के अंदर, मतलब पानी के अंदर, तो उसको हमने क्या करना है, रोकना है। तो मेन फोकस जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर ही हमने देना है, और ताकि फ्यूचर में हम जो है वो चाइना की डोमिनेंस को कम कर सके। और मैरीटाइम रिसोर्सिस को हमने एक्सप्लॉइट होने से रोकना है। कोई और कंट्री या कोई और जो है वो उसको यूज कर रहा है, तो हमने सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो नहीं होने देनी मैरीटाइम रिसोर्सेज की। मतलब हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके उसको यूटिलाइज करेंगे। और इंडिया ने ब्राजील को इनवाइट किया है कि वो मिलान नवल एक्सरसाइज के अंदर 2022 में पार्टिसिपेट करे, और मे बी ब्राजील कर भी सकता है इसके अंदर। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इप्सा ग्रुप जो है वो कब बनाया गया था। ये दोस्तों इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का जो ट्राईलेटरल ग्रुप है, ये कॉपरेशन और एक्सचेंज तीनों कंट्रीज में बढ़ सके, साउथ टू साउथ आप कह सकते हो। क्योंकि इंडिया आपको ये मिलेगा साउथ में, ब्राजील आपको साउथ में मिल जाएगा, इधर अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका जो है वो आपको साउथ में मिल जाएगा। तो ये तीनों कंट्रीज आपस में अटैच होकर, तो साउथ टू साउथ कॉपरेशन इसको कहा जाता है। और इप्सा डायलॉग फोरम जो है वो तब क्रिएट हुआ था जब तीनों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आपस में मिले थे। कौन से ईयर में, 2003 में, ब्राजील के अंदर। तब इन्होंने मिलके जो है वो इस ग्रुप का निर्माण किया था। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 25th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मालाबार कौन सी नेवीज के बीच में हुई है? एक तो इंडिया तो है ही, और कौन सी कंट्री की नेवी के बीच में हुई है? तो याद रखना दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, एक्सरसाइज मालाबार। कौन से नंबर की है, 25th एडिशन है। कहां पे हुई है, पैसिफिक ओशन में हुई है, ये याद रखना है। लेकिन पैसिफिक ओशन का भी कौन सा पार्ट है जहां पे हुई है, तो याद रखोगे वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है। कौन सा, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है। और मैं यहां पे बात कर रहा हूं यूएसए की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। तो इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चारों कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। मतलब चारों कंट्रीज की नेवीज ने आपस में ये एक्सरसाइज की है, मालाबार एक्सरसाइज। क्योंकि ये पैसिफिक ओशन में हुई है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, तो इसको होस्ट किसने किया होगा, यूएसए ने इसको लीड किया है। क्योंकि आपको पता है कि अगर यूएसए यहाँ पे है तो ये है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पे जो है वो ये एक्सरसाइज हुई है। तो इसको याद रखना है, 25th एडिशन है। और इंडिया की तरफ से आप कह सकते हो 2 शिप्स ने, एक तो आईएनएस शिवालिक, एक आईएनएस कदमत, दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। और एयरक्राफ्ट की अगर बात करोगे, पोजाइडन 8 आई, क्योंकि ये यूएसए से ही हमने खरीदा है, तो उसने भी पार्टिसिपेट किया है। इसमें है कि हम आपस में मिलके जो है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एरिया को यूज कर सकें, और जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग काम कर सके, कोई भी उसको नहीं तोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो है वो है एक्सरसाइज मालाबार। एक्सरसाइज मालाबार 1992 में स्टार्ट की गई थी, इंडिया और यूएसए के बीच में, 1992 में, मतलब दोनों की नेवीज के बीच में। लेकिन क्या हुआ कि 2015 में एक कंट्री ने और ज्वाइन कर लिया इसके अंदर, जापान। तो जापान परमानेंट मेंबर बन गया मालाबार एक्सरसाइज का। फिर ये तीनों कंट्रीज परफॉर्म करने लगी और ये बाईलेटरल से ट्राईलेटरल हो गया। फिर 2020 में इसके अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये याद रखना आपने। अब ये क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज बन गया, क्योंकि एक क्वाड ग्रुप है बहुत ही फेमस, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साथ में यूएसए, इन चारों कंट्रीज को अगर आप मिला दोगे तो ये बन जाएगा क्वाड ग्रुप्स। इसकी अलग से भी मीटिंग होती है। और रिसेंटली एक एक्सरसाइज और होके हटी है, जुलाई के अंदर ही, 2021 में ही 12th एडिशन उसका हुआ है। और वो कौन सी एक्सरसाइज हुई है, इंदिरा एक्सरसाइज। कौन सी, इंदिरा। तो अब आपको एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि इंदिरा कौन सी नेवीज के बीच में हो, क्योंकि पता है यार, यहाँ से क्लियर हो रहा है इंडिया और रशिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। ये पूछेगा कि कहाँ पे हुई है।
तो याद रखना है कहाँ पे हुई है, बाल्टिक सी के अंदर हुई है, बाल्टिक समुद्र के अंदर जो है ये एक्सरसाइज हुई थी। तो देखो कितनी इंफॉर्मेशन आप एक क्वेश्चन से ग्रैब कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी कंपनी ने एक सेतु नाम की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी से टाई अप किया है ताकि वो ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब जो एफडी है वो कस्टमर्स को जो है वो क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से। और ये कंपनी हमारे पास कौन सी है, गूगल, और गूगल की एप्लीकेशन है गूगल पे। तो इसका मतलब गूगल पे जो है वो अब एफडी भी ऑफर करेगा कस्टमर्स को। तो आप गूगल पे की एप्लीकेशन के थ्रू एफडी को बाय कर सकते हो, एफडी को परचेज कर सकते हो। लेकिन इसका क्या काम होगा फिर, जो ऑर्गेनाइजेशन है सेतु, सेतु जो है दोस्तों एप्लीकेशन बनाने वाली एक कंपनी है। आप कह सकते हो जितनी भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होंगे उसमें स्पेशलाइजेशन है इसकी। तो वो क्या करेगा, एक ऐसा वर्जन बनाएगा जिसमें अलग अलग बैंक जो है वहां पे एफडी जो है वो ऑफर कर सकते हैं गूगल पे प्लेटफॉर्म पे। तो गूगल ने प्लान कर लिया कि पहले वो इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ 1 साल का टाई अप कर चुका है, तो उनकी एफडीज जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे बेचेगा। और फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी बाद में ऐड किया जाएगा। तो इसका मतलब सेतु का काम ये है कि वो एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा गूगल पे के ऊपर, उसको इंटीग्रेट करेगा किसके साथ, इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ताकि वो अपनी एफडी जो है वो यहाँ पे लिस्ट कर सकें। और एक बात को यहाँ पे और याद रखना है कि गूगल पे जो है वो 150 मिलियन हर मंथ सब्सक्राइबर जो है वो इनरोल करता है, मतलब एक्टिव यूजर्स हैं इनके 150 मिलियन हर महीने के। तो इसका मतलब एफडी जो है वो लार्जेस्ट सेगमेंट हो जाएगा सेविंग करने का इंडिया के अंदर, और है भी ऑलरेडी पहले ही ज़्यादा। तो एफडी आप खोल सकते हो, गूगल पे आपका यूज करें। और इवन अगर आपका अकाउंट भी नहीं है बैंक के साथ, जरूरी नहीं कि आपका अकाउंट होना चाहिए इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, जो भी एफडी आप खरीदोगे आप सीधा गूगल पे जाके एफडी जो है वो बना सकते हो। और गूगल ने रिसेंटली बी इंटरनेट ऑसम जो है वो एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च के, प्लेटफॉर्म नहीं कह सकते, प्रोग्राम कह सकते हो। ये बेसिकली आप कह सकते हो कि एक कॉमिक बुक है, एक कॉमिक तरीके से बनाई हुई है, कार्टून तरीके से बनाई हुई है। इसका मकसद क्या है कि बच्चों को ये बताना कि आप इंटरनेट को किस तरह से सेफ तरीके से यूज कर सकते हो, उसी को प्रमोट करने के लिए किया गया है। याद रखना किसने लॉन्च किया है, गूगल ने इसको लॉन्च किया है। और ये 8 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल भी है। तो गूगल एक और भी काम कर रहा है, गूगल एक स्मार्टफोन लेके आ रहा है दोस्तों। क्या लेके आ रहा है, एक गूगल एक स्मार्टफोन लेके आ रहा है। और वो स्मार्टफोन किसकी मदद से लेके आ रहा है, एक तो गूगल होगा और दूसरा हमारे पास कौन होगा, रिलायंस जियो। तो दोनों मिलके एक स्मार्टफोन लेके आ रहे हैं, और वो स्मार्टफोन के अंदर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही इनहेंस्ड होगी, बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी उसमें होगी। और गूगल के बारे में याद रखोगे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया है दोस्तों, कैलिफोर्निया। और सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और इसका आंसर याद रखियो गूगल है। कौन सी मिनिस्ट्री ने अमृत महोत्सव एप्लीकेशन इनोवेशन चैलेंज 2021 जो है वो लॉन्च किया है इंडियन एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स के लिए। याद रखना है इसमें फॉरेन जो सिटीजन्स हैं वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, सिर्फ इंडियन एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाम क्या है, एप्लीकेशन इनोवेशन चैलेंज 2021, ताकि इंडिया में मैक्सिमम टू मैक्सिमम एप्लीकेशन जो है वो बना सके और पुरानी एप्लीकेशंस को और आगे बढ़ाया जा सके। ये किया है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, अश्विनी वैष्णव की जो है वो बात कर रहा हूं। और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी, ओडिशा, क्योंकि वो आजकल किसके मेंबर हैं, राज्यसभा के। तो दोस्तों याद रखना है ये चैलेंज का मेन मकसद यही है कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इंडियन एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकें, और जो ऑलरेडी एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे बनी हुई है उनको प्रमोट कर सकें, यही लक्ष्य है। और सिर्फ इंडियन एंटरप्रेन्योर इसमें अलाउड हैं, बाहर के जो लोग हैं वो इसमें अलाउड नहीं है। और आप इस चैलेंज को असेस कर सकते हो innovateindia.mygov.in के ऊपर जो है वो इसको असेस भी कर सकते हो। इसमें टोटल 16 कैटेगरीज रखी गई हैं। इसमें 48 विनर्स होंगे जिनको की एप्लीकेशन बनाने का मौका दिया जाएगा, सरकार की तरफ से हेल्प दी जाएगी। पहले भी ये चैलेंज लॉन्च हो चुका है, उसमें जो है वो आप कह सकते हो 28 कैटेगरीज थी, इस बार 16 हैं, कम है। लेकिन पिछली बार विनर सिर्फ 24 ही थे, इस बार विनर 48 हैं। और जो पहला प्राइज जीतेगा दोस्तों उसको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो दूसरा प्राइज जीतेगा वो 15 लाख लेगा, और जो तीसरा प्राइज जीतेगा वो 10 लाख रुपए लेगा। तो इस तरह से ये राशि जो है वो दी जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से इसको लॉन्च किया गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, फिर से एक मिनिस्ट्री आ गई, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कौन सी कंपनी के साथ, ताकि वो कंपनी जो है वो वहां पे रिजर्व्ड सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके 3 एयरपोर्ट्स पे। 3 एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो वो 3 एयरपोर्ट पता होने चाहिए, फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी कौन सी है। देखो यार 3 एयरपोर्ट कौन कौन से, एक तो गुवाहाटी का एयरपोर्ट है, गुवाहाटी का,
एक जयपुर है हमारे पास राजस्थान के अंदर, एक हमारे पास त्रिवेंद्रपुरम है। ये केरला के अंदर हो गया, ये राजस्थान के अंदर हो गया, ये असम के अंदर हो गया। तो ये तीनों एयरपोर्ट पे रिजर्व सर्विसेज, रिजर्व का मतलब है कि कस्टम कस्टम की बात कर रहे हो, आप कह सकते हो इमिग्रेशन की बात कर रहे हो, आप प्लांट एंड एनिमल क्वारंटीन फैसिलिटी की बात कर रहे हो, हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हो, आप जो है वो सिक्योरिटी सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करेगी और उस कंपनी का नाम है अदानी एंटरप्राइजेस। तो याद रखना है अदानी ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो एविएशन मिनिस्ट्री ने अदानी ग्रुप के साथ टाई अप किया कि ठीक है यार, रिजर्व सर्विसेज जो है वो आप प्रोवाइड कर दो इन तीन एयरपोर्ट्स के ऊपर, जयपुर का, गुवाहाटी का और त्रिवेंद्रपुरम का। रिजर्व सर्विसेज मैं आपको बता चुका हूँ। और इवन साथ में कम्युनिकेशन एंड एयर एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज भी कौन प्रोवाइड करेगा, यही अदानी एंटरप्राइज प्रोवाइड करेगा इन्हीं तीन एयरपोर्ट्स के ऊपर। क्योंकि दोस्तों खास बात क्या है कि 2019 में गवर्नमेंट ने 6 एयरपोर्ट्स को जो है वो क्या किया था, मेजर एयरपोर्ट्स को कंट्री के अंदर प्राइवेटाइज किया था। वो 6 एयरपोर्ट कौन से हैं, एक तो लखनऊ है हमारे पास, एक अहमदाबाद है, एक दोस्तों मंगलुरु है, मंगलुरु, और एक है जयपुर, एक है हमारे पास गुवाहाटी और एक है त्रिवेंद्र। ये 6 के 6 एयरपोर्ट्स जो है उसके लिए बिडिंग हुई थी और उस बिडिंग के अंदर कौन जीता था, अदानी ग्रुप जीता था। और इनको 50 साल के लिए इनको कंट्रोल करने का, इनको सर्विसेज प्रोवाइड करने का, इनको ठीक करने का जो मौका मिला वो अदानी ग्रुप को मिला। तो इसलिए अब तीनों एयरपोर्ट्स पे भी जो है वो कौन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, अदानी ग्रुप ही प्रोवाइड करेगा, याद रखना है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात करने हैं तो यूनियन मिनिस्टर दोस्तों जरूर याद रखोगे, नए बनाए गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के मेंबर हैं, कहाँ से, मध्य प्रदेश से। कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी का दामन थामा इन्होंने, तो इनको मिनिस्ट्री मिली वो भी सिविल एविएशन की, और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर हैं। और अदानी ग्रुप के बारे में याद रख सकते हो, ये 1988 में इस ग्रुप को बनाया गया था। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, राजेश अदानी। कौन है, राजेश अदानी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, अहमदाबाद, गुजरात। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लोन टैप लॉन्च्ड फर्स्ट लिमिटलेस प्रीपेड कार्ड इन एसोसिएशन विद विच बैंक। तो यहां पे एक कीवर्ड आपके लिए है और वो क्या है, लिमिटलेस प्रीपेड कार्ड। मतलब इसमें जो है वो आप कह सकते हो अपनी शॉपिंग को और इनहेंस कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से खरीद सकते हो। ये कौन से बैंक के साथ मिलके, इस लोन टैंक कंपनी जो कि डिजिटल लेंडर है, डिजिटल माध्यम से जो है वो लोन देती है, तो उसने एसबीएम बैंक के साथ मिलके इसको खोला है। एसबीएम बैंक जो है वो बैंकिंग पार्टनर होगा, लेकिन जो आप कह सकते हो कि पेमेंट पार्टनर है या पेमेंट नेटवर्क है वो कौन सा यूज होगा, पेटीएम का नहीं, इसमें यूज होगा रुपे कार्ड का। कौन सा यूज होगा, रुपे का। तो आपने याद रखना है, लोन टैप ने फर्स्ट लिमिटलेस प्रीपेड कार्ड जो है वो लॉन्च किया, किसके साथ मिलके, एसबीएम और रुपे। आप यहाँ पे रुपे का लोगो देख सकते हो, लोन टैप का देख सकते हो, और यहाँ पे जो है वो क्या छप जाएगा, एसबीएम भी छप जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी इसमें। 25,000 से लेके 3 लाख रुपए तक जो है वो आप यूज कर सकते हो। टाइम पीरियड जो है वो 12 महीने से लेके 60 महीने तक होगा, मतलब 1 साल से लेके 5 साल तक का होगा। इंटरेस्ट रेट आपको पता ही है, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो 18 से लेके 24%। इसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस अप टू 10 लाख, और इसमें जो है वो मिनिमम इनकम आपकी 30,000 होनी चाहिए अगर आप इस कार्ड को अवेल करना चाहते हो। एज 21 से ऊपर होनी चाहिए या 21 होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन इसको ले सकते हैं। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि लिमिटलेस कार्ड जो है वो किसने स्टार्ट किया है, लोन टैप ने स्टार्ट किया है, एसबीएम बैंक के साथ मिलके, मतलब स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ मिलके, और साथ में रुपए जो है वो इसका जो है वो पेमेंट पार्टनर रहेगा। और लोन टैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंपनी, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो पूना महाराष्ट्र में है, और इसके जो सीईओ या को फाउंडर हैं वो कौन है, सत्यम कुमार। सत्यम कुमार, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत से नाम है याद रखने के लिए, छोड़ सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आता है कि कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि एक कंपनी के साथ टाई अप करता है जिसका नाम है डेसिमल टेक्नोलॉजी, ताकि इस बैंक का जो लोन सिस्टम है वो डिजिटल किया जा सके। तो सिंपल तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद डेसिमल टेक्नोलॉजीज टू डिजिटाइज लोन ओरिजिनेशन। तो मतलब लोन जो है वो डिजिटल तरीके से लोग जो है वो परचेज कर सकें या ले सकें। तो ये है दोस्तों जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, याद रखोगे आंसर होगा इसका बी। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है वो टाई अप किया है किसके साथ, ये टाई अप उन्होंने किया है डेसिमल टेक्नोलॉजी के साथ, और उनका एक प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, सारथी प्लेटफॉर्म। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और जितने भी उसके चैनल पार्टनर्स है वो सारथी प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, जो कि एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि किसने बनाया था, डेसिमल टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाया गया था। कौन से ईयर में दोस्तों बनाया गया था, 2020 में, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की हेल्प से जो है वो इसको बनाया गया है।
और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ऑनलाइन जो है वो क्या कर सकते हो, लेंड कर सकते हो। और ये प्लेटफॉर्म को अब कौन यूज कर लेगा, अजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आप कह सकते हो कि 100% डिजिटाइजेशन हो जाएगी, जितने भी लोन ये देंगे, चाहे वो आपने लोन प्रोवाइड करना है, चाहे डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ भी है, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, ऑनलाइन है। केवाईसी है वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका मतलब ये, इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, लोग आराम से इसको जो है वो असेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ बिजनेस ऑपरेशन या कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोगों से मिल नहीं सकते उस टाइम पर आप इस तरह से ट्रांजेक्शन जो हैं वो कर सकते हैं, डिजिटल माध्यम से लोन जो है वो ले सकते हैं। तो इससे इंडिया में डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो होगी, और सारथी प्लेटफॉर्म जो है वो और तरीके से यूज किया जा सकता है। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में याद रखना है। इसके जो एमडी और सीईओ हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने रिजाइन कर दिया है। नितिन चुग हैं, याद रखोगे, नितिन चुग ने रिसेंटली रिजाइन कर दिया, लेकिन इनका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट तो हो गया, लेकिन 30 सितंबर 2021 तक ये बने रहेंगे एज ए एमडी और सीईओ। और आपने याद रखना है हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर। और इसकी टैगलाइन क्या है, बिल्ड ए बेटर लाइफ, बिल्ड ए बेटर लाइफ। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से इंस्टीट्यूट ने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ टाई अप किया है ताकि सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो खोला जा सके। तो बैंक तो जो है वो आप कह सकते हो एक्सपोर्टर है, ये बैंक ऑफ अमेरिका एक्सपोर्टर है डिजिटाइजेशन को, या आप कह सकते हो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये इंस्टीट्यूट है IIM अहमदाबाद, मतलब मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की। ये इसका 9th सेंटर है दोस्तों, 9th सेंटर ये खोल चुके हैं ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। आप देख सकते हो सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये क्या होगा कि डिजिटल नेटवर्क को इंडिया के अंदर और इंप्रूव करेगा। 9th रिसर्च सेंटर है डिजिटलाइजेशन का, जो कि IIMA ने, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने खोला है। ये क्या करेगा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें एकेडमिक से, गवर्नमेंट सर्विसेज देने वाले, प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है वो इकट्ठे जुड़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से और बेहतर डिजिटाइजेशन जो है वो की जा सकती है। सिंपल कह सकते हो एक नॉलेज हब होगा, जिसमें अलग अलग तरह के लोग होंगे, उसमें एकेडमिक से होंगे, गवर्नमेंट होंगे, पॉलिसी मेकर्स होंगे, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग होंगे, जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन रिसर्च के बारे में बात करेंगे। और बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इस तरह के इनिशिएटिव के ऊपर। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यस, अहमदाबाद जो है वो याद रखोगे 1961 में बनाया गया। चेयरमैन जो है वो इसके कौन है, कुमार मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला इसके चेयरमैन हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पद्म श्री अवार्ड रिसिपिएंट बोन बिहारी विष्णु निम्बकर पास्ट अवे, देहांत हो गया, याद रखोगे। इनको आप BV निम्बकर भी कह सकते हो, एक ही बात है। ये किस फील्ड में जो है वो फेमस थे, याद रखना, ये बहुत ही फेमस एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। फोटो देख सकते हो BV निम्बकर जी का, बोन बिहारी विष्णु निम्बकर जी। कौन सी स्टेट से दोस्तों बिलोंग करते हैं, गोवा से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका देहांत महाराष्ट्र में हुआ है, क्योंकि ये काफी टाइम से महाराष्ट्र में ही रहते थे। इनको पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है, कौन से ईयर में, 2006 में। तो आप देख सकते हो निम्बकर जी ने एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन खोला था जिसका नाम था निम्बकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी। कहाँ पे थी, महाराष्ट्र के अंदर। मैंने पहले ही बताया ये बर्थ इनका गोवा में हुआ है, लेकिन इनका देहांत जो है वो महाराष्ट्र में हुआ, तो बिलोंग गोवा से ही करते थे। और इनको पद्मश्री मिल चुका है 2006 के अंदर। इन्होंने आप कह सकते हो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर योगदान दिया, उसके लिए इनको जमुनालाल बजाज अवार्ड भी जो है वो दोस्तों मिल चुका है। इन्होंने गांधीयन वैल्यूज़ को जो है वो प्रमोट किया, इन्होंने कम्युनिटी सर्विस को प्रमोट किया, इन्होंने सोशल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। तो इसलिए नाम जरूर याद रखना है। और नाम क्या है इनका, नाम है बोन बिहारी विष्णु निम्बकर जी। क्या है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। स्टेट कौन से, गोवा होगा ऑप्शन के अंदर, या महाराष्ट्र होगा, लेकिन पहली प्रेफरेंस गोवा को देंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं। MIB, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की। उन्होंने ऑफिशियली एक बॉडी को रिकॉग्नाइज कर दिया है कि वो न्यूज़ चैनल्स को रेगुलेट करेगी। अब न्यूज़ चैनल के अंदर कुछ गलत मतलब दिखाया जा रहा है, या कुछ जानबूझ के जो वो TRP, मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए जो है वो किया जा रहा है, तो उसको जो है वो रेगुलेट करेगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियली सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना दिया, जो टीवी के न्यूज चैनल ब्रॉडकास्टर्स को देखेगी, और उस बॉडी का नाम है प्रोफेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी। और ये बॉडी जो है वो न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन के अंडर आएगी। एक बॉडी है जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स की इकट्ठी बनी हुई है, जिसको कहते हैं न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन, तो उसके अंडर आएगी ये। और ये केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो है वो ये किया गया है कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो न्यूज़ चैनल को देखेगी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिखा रहे, कुछ जानबूझ के प्रोपेगेंडा तो नहीं है, कुछ जानबूझ के तो नहीं दिखा रहे।
तो इससे क्या होगा कि न्यूज़ चैनल को नियंत्रित किया जा सकता है और साथ ही साथ देखा जाएगा कि कुछ गलत तो नहीं दिखा रहे, तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रेगुलेशन जो है वो तीनों काम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और एक बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ, शायद बच्चों को नहीं पता होगा और काफ़ी बच्चे शायद इससे हंस भी पड़ेंगे। और इसके प्रेसिडेंट कौन है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर फेडरेशन के, जिसके अंडर ये आएगी प्रोफेशनल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी, तो ये है अर्नब गोस्वामी। तो बहुत से बच्चे के फेस पे स्माइल आ चुकी है। तो अर्नब गोस्वामी जी, जो कि आप कह सकते हो कि रिपब्लिक भारत के न्यूज़ चैनल के मेन एंकर हैं और हमेशा कहते रहते हैं कि भारत जानना चाहता है, हमें जवाब चाहिए। तो अर्नब गोस्वामी, तो हंसना नहीं है यार, मतलब इस बंदे पे हंसना नहीं है आपने, लेकिन फिर भी आपने जो है वो याद रखना है कि ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टर फेडरेशन के क्या हैं, हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं उसके, और उसके अंडर एक बॉडी बनाई गई प्रोफेशनल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो कि न्यूज़ चैनल को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। तो आप खुद सोच सकते हो कि किस तरह से जो है वो ये काम जो है वो किया जाएगा न्यूज़ को कंट्रोल करने का। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं इसी के साथ, लेकिन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो आपने बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन इसके जो है वो यूनियन मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। लेकिन इस बार ये इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगा, ये इंफॉर्मेशन आप मुझे दोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के नए यूनियन मिनिस्टर जो है वो कौन लगाए गए हैं, और साथ में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जरूर बता देना यार, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी साथ में जरूर बतानी है मुझे। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का कि आप इसका आंसर मुझे दोगे, तो कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ईज 4.0 जो है वो क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। ईज 4.0, और ईज 4.0 का जो है वो मतलब क्या है, इनहेंस्ड असेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 4.0। ये 1 साल के लिए किया जाता है ताकि बैंक के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स किए जा सके और बैंक्स को बेहतर बनाया जा सके। और ईज 4.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होगा, सिंप्लीफाइड होगा, कोलैबोरेटिव बैंकिंग को फोकस किया जाएगा। इससे पहले ईज 3.0 चल रहा था फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर आप कह सकते हो 21 के लिए कहूँगा, 22 के लिए नहीं, 21 के लिए, 20-21 के लिए, 2020-21 के लिए ईज 3.0 था। जो ईज 4.0 है ये फाइनेंशियल ईयर जो है वो 22 के लिए है, वो है मतलब 21-22 के लिए। तो याद रखना है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईज 3.0 की एनुअल रिपोर्ट आई है हमारे पास, जिसमें ये पता लगा कि फाइनेंशियल ईयर 21 में मतलब 20-21 में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है यार उनका प्रॉफिट बढ़ गया। ये बहुत ही खास बात है क्योंकि पिछले 5 साल से ये बैंक्स जो है वो लॉस में जा रहे थे, और ये प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया, 31,817 करोड़। आप एग्जैक्ट फिगर जो है वो याद रखोगे, 31,817 करोड़ जो है प्रॉफिट हुआ, जबकि पिछले साल जो है वो 26,16 करोड़ रुपए का हमें लॉस हुआ था। तो अब इतना प्रॉफिट हुआ है, मतलब हमने लॉस तो कवर किया ही किया और साथ में प्रॉफिट भी किया। ये बहुत ही खुशी की बात है बैंकिंग सेक्टर के लिए, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। और साथ ही साथ हमारा जो ग्रॉस एनपी है दोस्तों, ग्रॉस एनपी है वो भी जो है वो बहुत कम हो गया है। मतलब आप कह सकते हो ग्रॉस एनपीए जो है वो सिर्फ 9.1% जो है वो रह गया है, 9.1%। ये एग्जैक्ट फिगर याद रखनी है, मैं आपको एक दो चीजें और लिखवाऊंगा, वो भी आपने याद रखनी है। गवर्नमेंट ने इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो कि आप कह सकते हो बैंकिंग एम्प्लॉइज की एक एसोसिएशन है, उसमें जो है डिमांड रखी थी कि फैमिली पेंशन को बढ़ा दिया जाए। कोविड-19 के कारण कह सकते हो, कुछ और कह सकते हो, तो फैमिली पेंशन को बढ़ा दिया है, 30% कर दिया है फैमिली पेंशन को। जितनी भी लास्ट सैलरी उन्होंने ड्रॉ की होगी ड्यूरिंग सर्विस, तो उसका 30% जो है वो आपको पेंशन, फैमिली पेंशन दी जाएगी। तो ये भी जो है वो सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईज 3.0 के विनर्स जो है वो अनाउंस किए गए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इंडेक्स जो है वो जारी किए गए। जैसे कि आप देख सकते हो ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021, इसमें सबसे बेहतर बैंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले याद रखोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई। लेकिन दोस्तों अवार्ड फॉर बेस्ट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द मार्च बेसलाइन परफॉर्मेंस, तो ये सबसे बेहतर मिला है इंडियन बैंक को, मतलब बहुत ही अच्छे से रिवाइव किया है, एसबीआई ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया इंडियन बैंक को रिवाइव करने में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप कह सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन आपने पहले ही याद रखना है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। फिर ये अलग से थीम है, मतलब अलग अलग से कैटेगरीज हैं जिनके बेस पे कुछ बैंक्स निकाले गए, जैसे स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, डिजिटल तरीके से लैंडिंग कर रहे हो, लोगों तक पहुंच रहे हो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें पहले नंबर पे है। टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करके हर सुविधा प्रोवाइड कर रहे हो, तो एसबीआई है। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग प्रूडेंट बैंकिंग, मतलब आपने बहुत ही तरीके से मैनेजमेंट करके जो है वो बैंकिंग को प्रोवाइड किया, बैंक ऑफ बड़ौदा। बहुत ही अच्छे तरीके से गवर्नेंस और ह्यूमन रिसोर्सिस को अच्छे से यूज किया, तो वो आप कह सकते हो यूबीआई बैंक है हमारे पास। और डीपनिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कस्टमर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कस्टमर प्रोटेक्शन, तो ये जो है वो फिर से यूबीआई है। तो आप कैसे याद करोगे, आपने कोई थीम वाइज याद नहीं रखना, मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करोगे। आपने सिर्फ जो है वो 4 बैंक्स लिखने हैं, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा लिखोगे,
एक SBI लिखोगे, एक UBI लिखोगे। ये पहले 3 बैंक आपने लिखने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा को कौन कौन से 2 अवार्ड मिले हैं, SBI को कौन से 2 अवार्ड मिले हैं, UBI को कौन सा 1 अवार्ड मिला है, और फिर लास्ट में एक इंडियन बैंक का लिख लियो तो आपको याद रहेगा यार। मतलब SBI को 3 मिले हैं तो SBI के 3 बनाने हैं, 2 ही मिले हैं SBI को, एक ये, तो 2 SBI के हो गए, और 2 बैंक ऑफ बड़ौदा के हो गए, आप कह सकते हो 4, और 2 UBI के हो गए 6, और एक आपके पास हो गए इंडियन बैंक का। तो आपके पास कितने हो गए? 7 अवार्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं। लेकिन ये एकदम नहीं याद होंगे और कोशिश भी नहीं करनी कि एकदम से याद भी हो जाए, क्योंकि भूल जाओगे। जो भी चीज़ आप जल्दी याद कर लोगे, जो भी चीज़ जल्दी में करोगे वो खराब होगी, चाहे वो याद करना है चाहे काम करना है, तो दोनों खराब हो जाएंगे फिर। इसलिए आराम से करनी है जो भी चीज़ करनी है। तो नेट प्रॉफिट, देखो मैं कुछ फैक्चुअल डाटा आपको बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है? 31,820 या 31,817 भी लिख सकते हो, लेकिन 820 आपको फिगर याद रहेगी। इतने करोड़ रुपए जो है प्रॉफिट हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, एक तो ये याद रखना है। दूसरा आपने याद रखना है ग्रॉस एनपीए कितने परसेंट है। ग्रॉस एनपीए 9.1% है, ये भी मैंने आपको बताया। ये मतलब मैं बात करता हूँ जब भी मैं कंपेयर करता हूँ ये 2018 से, मतलब इससे पिछले साल से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये डाटा जो है वो हमारे पास 2020-21 का है, तो इसका मतलब हमने इसको 2018 और 19 से कंपेयर किया है, या आप कह सकते हो 1920 से कंपेयर किया है। नेट एनपीए जो है वो कितना है? 3.1% है, मतलब लॉसेस को कम करके 3.1%। और कैपिटल एडिक्वेसी जो है वो कितना रहा? 14.04% रहा। 14 पॉइंट, ये डाटा कैपिटल एडिक्वेसी, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए और कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये सरकार की तरफ से डाटा दिया गया है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। यूनियन मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटक है, राज्यसभा की मेंबर हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जिससे आप मुझे क्या करोगे? मोटिवेट करोगे। और यहीं से आप जो है वो क्या कर सकते हो? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो स्टार्टअप हब है, जिसको हम MSH कहते हैं, उन्होंने एक MOU साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ, ताकि डीप टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके। और ये कंपनी कौन सी है? पेटीएम। मतलब पेटीएम और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो स्टार्टअप हब है, ये मिलके जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू जो नए स्टार्टअप्स होंगे या डीप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स होंगे, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होंगे, सॉफ्टवेयर को बना रहे होंगे, उनको जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। हर तरह की असिस्टेंस दी जाएगी, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, मार्केट स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पेटीएम ने टाई अप किया है डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए। इसमें नॉलेज सीरीज चलाई जाएगी, एक्सपर्ट्स, रिसोर्सेज और कम्युनिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स को जो है वो हर तरह की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। और पेटीएम और ये मिनिस्ट्री का जो स्टार्टअप हब है, ये दोनों असिस्ट करेंगे इंडियन स्टार्टअप्स को कि मेंटरशिप मिल सके, नेटवर्किंग प्रोवाइड कर सकें और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके, ताकि वो ग्रो कर सकें। और आपने यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि पेटीएम जो है वो 197 कम्युनिकेशन की कंपनी है। मतलब एक पेरेंट इनकी कंपनी जो पेटीएम की है वो कौन सी है? 197, इसके नाम पे वो रजिस्टर हैं। इसके CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जो हैं वो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं उड़ीसा से। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। India's emission have reduced about how much percentage from 2005 level according to the Union Minister of Power, New and Renewable Energy। तो RK सिंह जी जो हैं वो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं, और RK सिंह जी ने ये बताया कि हमारा टारगेट क्या है कि 2035 तक जो है वो 2030 तक, 35 तक नहीं 30 तक जो है वो 35% जो है वो हमने एमिशंस में रिडक्शन कर देनी है। हमने जो है वो कार्बन एमिशन में रिडक्शन करनी है 35% तक, यही पेरिस एग्रीमेंट का हमारा टारगेट है। अभी हम जो है वो अभी की डेट तक 2021 तक कितना अचीव कर चुके हैं? 28% कर चुके हैं। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो इंडिया ने ये अचीव कर लिया 28% रिडक्शन 2005 के लेवल से। और ये उन्होंने बात बताई कहाँ पे है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी का एक सेशन चल रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशनल डायलॉग था जो कि वर्चुअली हुआ है, उसके अंदर उन्होंने ये इंफॉर्मेशन हमें दी है। और इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक हम जो है वो 450 गीगावाट का टारगेट अचीव करेंगे और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। 2022 तक जो है वो 175 गीगावाट को प्रोड्यूस करेंगे। और साथ में आपने याद रखना है कि इंडिया की जितनी भी टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसमें से 38.5% क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से आई है।
तो ये बहुत ही खुशी की बात है। आप कह सकते हो कि इतने परसेंटेज जो हम रिन्यूएबल एनर्जी से बना रहे हैं, और 2050 तक तो वो कहते हैं 80 से 85% इंडिया की ओवरऑल पावर कैपेसिटी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो जाएगी। ये टारगेट हमने 2050 तक का रखा हुआ है, और मैक्सिमम कंट्रीज ने ये भी कहा हो कि 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ये भी मतलब कहा गया है, कार्बन न्यूट्रल होना है मतलब कार्बन एमिशन को जीरो कर देना है। तो अब देखो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे टारगेट जो है वो रखे हुए हैं, लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी गठन जो है वो 2015 में किया गया था, और इसके डायरेक्टर जनरल जो है वो अजय माथुर जी हैं, जिनको रिसेंटली लगाया गया है। हेडक्वार्टर जो है वो इसका गुरुग्राम में है, याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने आपस में कोलैबोरेशन किया है और एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक फॉरम बनाया है, जिसमें वो ये चेक करेंगे कि कोविड-19 के जो इफेक्ट है वो टीबी पेशेंट मतलब ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर किस तरह का इफेक्ट हुआ है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो कि 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसकी चेयरमैनशिप किसके पास है? इंडिया के पास है। और दोस्तों याद रखना है, इसका थीम क्या है? ब्रिक्स @15। और एक बात और याद रखनी है, इस पूरे प्लेटफॉर्म, इस पूरे फोरम का नाम क्या होगा? सार्स कोव 2 NGS ब्रिक्स, ये इसका नाम है। बहुत ही डिफिकल्ट तो नहीं है। सार्स कोव 2 तो सबने सुना होगा। सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोव 2 मतलब कोरोना वायरस 2, NGS मतलब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ब्रिक्स आपको पता है ब्राजील, रशिया, मतलब ये मिलके जो है वो ये स्टडी करेंगे कि कोविड-19 का सीवियर कोविड-19 का क्या इफेक्ट हुआ है टीबी पेशेंट्स के ऊपर। तो ये जानने के लिए ये टाई अप जो है वो हुआ है। बस इतना ही याद रखना, और इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 मैनेजिंग डायरेक्टर और 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का टाइम पीरियड अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो याद नहीं रखेंगे, लेकिन आपने जो यहाँ पे देखना है वो कौन सा देखना है? 3 बैंक्स का। पहले हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक के, जो MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव, उनका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट 6 महीने का बढ़ा दिया गया। आप देख सकते हो 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया, जब वो सुपर एन्यूट हो जाएंगे, मतलब रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद यूको बैंक की बात कर रहे हैं। यूको बैंक में MD और CEO जो है वो अतुल कुमार गोयल है, इनका टाइम पीरियड 2 साल तक एक्सटेंड कर दिया है। और इसके बाद आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके MD और CEO AS राजीव हैं, इनका भी टाइम पीरियड 2 साल तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस है कि कोई भी MD और CEO जो होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का या अंडरटेकिंग का, उसका टाइम पीरियड 5 साल का ही होगा। MD और CEO का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है? 5 साल का। तो यहाँ पे 3 बैंक्स की बात हो रही है, पंजाब नेशनल बैंक की बात हो रही है। तो याद रखना है, ये बनाया गया था 1894 में, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली है, मुंबई में नहीं है। तो वो मुंबई वाला नहीं पूछेगा एग्जामिनर, अलग स्टेट वाला पूछेगा। तो न्यू दिल्ली में है, और इसकी जो टैगलाइन है वो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और इसके जो MD और CEO हम बात कर चुके हैं, SS मल्लिकार्जुन राव हैं। यूको के बारे में भी याद रखेंगे। यूको जो है वो 1943 में बनाया गया था, लेकिन इसको नेशनलाइज 1969 में किया गया था, जब सबसे पहली बार 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है, कहाँ पे है? कोलकाता या कलकत्ता, वेस्ट बंगाल के अंदर। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो 1935 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मतलब पूना में है, और इसके MD और CEO AS राजीव हैं। तो यही याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। अगला है हमारे पास वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15 लाख की पेनल्टी लगा दी है भगत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। NPA से रिलेटेड जो सरकार की नोटिफिकेशन थी, मतलब RBI की जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था, उसको इन्होंने पालन नहीं किया, तो RBI ने गुस्से में आके जो 15 लाख रुपए लगा दिए। तो अब इनको देने पड़ेंगे, लेकिन हमें याद क्या रखना है? भगत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? हिमाचल प्रदेश में, और ये सोलन से बिलोंग करता है। एक और बैंक है, उसमें भी RBI को गुस्सा आ गया, और वो बैंक कौन से? दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक। और इस बैंक के ऊपर भी 1 लाख रुपए लगा दिए, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो वो कहते हैं और तो कहीं से पैसे आ नहीं रहे, तो यहीं से ले लेते हैं, तो इस तरह से जो है वो लगा दिया उन्होंने। तो नेक्स्ट आता है USTDA, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड डेवलपमेंट एजेंसी, और एक है USISPF, इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। दोनों ने मिलकर US इंडिया क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप जो है वो लॉन्च किया है। एक काम है सिर्फ कि हमने जो ग्लोबल एक्शन है क्लाइमेट, मतलब आप कह सकते हो क्लाइमेट को हमने कंट्रोल करना है। कंट्रोल तो नहीं कर सकते हम क्लाइमेट को, लेकिन हाँ क्लाइमेट का इफेक्ट जो है वो हम क्या कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंट के ऊपर हो रहा है उसको कम करना है। मतलब हमने इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कि हम जो है वो इन्वायरमेंट को इंप्रूव कर सके। इससे इंडिया और US के बीच में जो रिलेशन है वो भी क्या होगा? इंप्रूव होगा। RBI ने 3 ग्रेड F ऑफिसर जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं, बना दिया गया है 2021-22 के लिए। तो नाम को याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यार 12 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अब RBI के, तो आप नाम नहीं याद रखोगे उनके। और 30 चीफ जनरल मैनेजर हैं, जो कि 4 डिप्टी जो हमारे पास गवर्नर्स हैं उनके अंडर आते हैं।
तो याद नहीं रखोगे नाम, अदरवाइज नाम है अजय कुमार हैं, AK चौधरी हैं और दीपक कुमार हैं। तो इनमें से 2 तो जो है वो चीफ जनरल मैनेजर ही थे, उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है। लेकिन 4 डिप्टी गवर्नर याद रखोगे, महेश कुमार जैन, M राजेश्वर राव, टी रविशंकर, और नॉट किशन, टी रविशंकर, और एक है माइकल देबापात्रा। नेक्स्ट, इंडिया ने जिम्बाब्वे को 1 मिलियन का लोन दिया है ताकि वो क्लाइमेट से जो इफेक्ट हो रहा है उसको टैकल कर सकें। तो ये जिम्बाब्वे को दिया गया है, ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत, ताकि पॉपुलेशन जो क्लाइमेट के कारण इफेक्ट हो रही है उसका ध्यान रखा जा सके, उसको हेल्प मिल सके। इससे एग्रीकल्चर को भी जो है वो इंप्रूवमेंट मिलेगी जो क्लाइमेट के कारण खराब हुआ है। जिम्बाब्वे के बारे में याद रखोगे, कैपिटल हरारे है और इसकी करेंसी है जिम्बाब्वियन डॉलर। नेक्स्ट, कर्नाटका बैंक ने फास्टैग को लॉन्च कर दिया यार, KBL फास्टैग के नाम से लॉन्च कर दिया, ताकि टोल में जब भी क्रॉस करोगे आप रोड से और टोल आएगा तो आप आराम से जो है वो निकल सकते हो। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो है वो इन्होंने किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। तो अब टोल से आराम से निकल सकते हो पूरे इंडिया में, आप कर्नाटका बैंक का ये यूज कर सकते हो। और दोस्तों याद रखना है कर्नाटका बैंक के बारे में, 1924 में इसको बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। और इसके MD और CEO कौन है? महाबलेश्वरा MS। और NPCI के बारे में भी याद रख सकते हो, 2008 में इसको बनाया गया था, इसके हेड कौन है? दिलीप असबे हैं। नेक्स्ट, पुराने इंग्लैंड के क्रिकेटर और जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद, टेड डेक्स्टर जी का देहांत हो गया है। तो इसमें टेड डेक्स्टर का नाम याद रखना है, 86 एज के थे, इंग्लैंड के पुराने क्रिकेटर रह चुके हैं, ऑलराउंडर है, ज़्यादातर टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं और उसके अंदर इन्होंने विकेट्स भी ली हैं, रन भी बनाए हैं, तो मतलब फेमस थे इंग्लैंड के अंदर। और इनको लॉर्ड टेड के नाम से भी जाना जाता था, लॉर्ड टेड के नाम से जाना जाता था। इनको इवन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम है उसमें भी जो है वो स्पेशल रखा गया था, जून 2021 में जो रिलीज हुआ था। और ये जर्नलिस्ट रह चुके हैं, ब्रॉडकास्टर रह चुके हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद, इवन इंग्लैंड क्रिकेट सिलेक्टर्स बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इसलिए नाम जो है वो जरूर याद रखना आपने। अगला आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 26 अगस्त 2021 का क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है हमारे पास कि जो माइक्रो इरिगेशन फंड है, ये रिसेंटली न्यूज में दिखा था, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था? तो बहुत ही सिंपल सा था कि यार ये बनाया है नाबार्ड ने। तो याद रखना है किसने बनाया था? नाबार्ड ने। ये नाबार्ड की ही देन है कि 2018-19 में उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए का ये माइक्रो इरिगेशन फंड जो है वो बना दिया। इसका मकसद क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इस फंड को यूज कर सकती हैं किसानों को अलग से पैसा देने के लिए, ताकि किसान जो है वो माइक्रो इरिगेशन के ऊपर क्या कर सके? फोकस कर सकें। मतलब अलग अलग तरह से जो है वो इरिगेशन हो सके और पानी का यूजेज जो है वो धरती से जो है वो हम कम कर सके, मतलब वेस्टेज कम कर सकें, उसके लिए ये पैसा जो है वो खर्च जो है वो किया जाएगा। और इसमें जो इंटरेस्ट होगा, जो ये माइक्रो इरिगेशन फंड से अगर स्टेट गवर्नमेंट किसानों को पैसा देती है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 3% पैसा जो है वो एज ए सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए इसको जो है वो आप कह सकते हो सबवेंशन स्कीम भी कहा जाता है, जिसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है 3% की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया, अलग अलग स्टेट्स को इसमें पैसा दिया गया। 5,000 करोड़ रुपए का ये फंड था। इसमें सबसे ज्यादा असिस्टेंस कौन सी स्टेट को मिली है? तमिलनाडु को। याद रखना आपने। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कहता है क्वेश्चन ऑफ द डे? एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। अब हम थोड़े से क्वेश्चन जो है वो जनरल स्टडी बेस पे करेंगे, मतलब जीके बेस्ड पे करेंगे, ताकि वो भी आपको याद हो जाए। और किसी न किसी एग्जाम में पुराने आए हुए क्वेश्चन, पूरे इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, अलग अलग क्वेश्चन हम उठाएंगे, अलग अलग पेपर में आए हुए, ताकि आप सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वो आप टैकल कर सको। तो यहाँ पे बात हो रही है एंशिएंट हिस्ट्री में बाणभट्ट की। बाणभट्ट जो है वो किसके दरबारी कवि थे, ये आपने बताना है। बाणभट्ट जो है वो दोस्तों किसके दरबारी कवि थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर की। और हिंट दे देता हूं, ये लेटर गुप्तास का क्वेश्चन है। गुप्तास के बाद एक डायनेस्टी आई थी, एक वंश आया था, और उस टाइम पीरियड पे, या आप कह सकते हो गुप्तास के टाइम पीरियड पे ही जो एक वंश चल रहा था, उस टाइम पीरियड पे जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। तो बताना है बाणभट्ट, और साथ में ये भी बताओगे कि बाणभट्ट ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। बाणभट्ट ने 3 बुक्स लिखी हैं, मुझे बताओगे कौन कौन सी बुक्स हैं वो। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, लेकिन लाइक करना है यार वीडियो को, शेयर कर दें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इन 3 चीजों से जो है वो आपका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरे लिए ये बहुमूल्य है। इसलिए इन 3 चीजों को यार जरूर प्रोवाइड किया करो, और बेल बटन को प्रेस कर दें। और साथ ही साथ आपने एक काम और करना है कि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल सके। ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और हमेशा स्माइल करते रहें। स्माइल करोगे, एग्जाम जल्दी क्लियर होगा, और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेके काम नहीं करना। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।